स्वागत है इस नई गहन चर्चा में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि यार ये तो बहुत ही बोरिंग सा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है लोगों को। बिल्कुल, पर आज का हमारा टॉपिक है 16वां वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन। और यकीन मानिए ये कोई साधारण सा सरकारी दस्तावेज नहीं है। हमारे पास जो आज रिसर्च नोट्स और डेटा हैं वो साफ बताते हैं कि ये असल में एक ब्लूप्रिंट है। मतलब ये तय करेगा कि अगले 5 सालों तक हमारे शहरों की सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए पैसा आखिर आएगा कहाँ से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस भारी भरकम विषय को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था की बात होती है ना, तो लोग बहुत जल्दी उन जटिल आंकड़ों और डेटा में खो जाते हैं जी। लेकिन अगर हम 16वें वित्त आयोग के नोट्स को ध्यान से देखें तो ये सच में भारत के वित्तीय भविष्य की एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। सही बात है। तो सबसे पहले तो बेसिक्स पर ही आ जाते हैं। मतलब आखिर ये फाइनेंस कमीशन है क्या भला? देखिए, ये कोई आम कमेटी नहीं है। ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका गठन हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280 के तहत होता है। अच्छा। हाँ, और हमारे राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करते हैं। इसमें 2 बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। पहली तो ये कि 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और 2031 तक पूरे देश में प्रभावी रहेंगी। 2026 से 2031 तक, ठीक है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस आयोग की जो प्रकृति है वो सिर्फ सलाहकारी है। सलाहकारी मतलब एडवाइजरी। बिल्कुल, मतलब केंद्र सरकार कानूनी रूप से इसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। रुकिए, यहाँ एक दिलचस्प पेंच आ गया। मतलब ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर ये सिर्फ एक सलाह है, मतलब सरकार इसे ठुकरा भी सकती है, तो फिर राज्य सरकारें या देश के इतने सारे अर्थशास्त्री इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से ना इस सलाह को खारिज करना बहुत मुश्किल होता है। भले ये कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो, लेकिन ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था द्वारा बहुत ही गहरी रिसर्च के बाद तैयार किया गया फॉर्मूला होता है। अगर केंद्र सरकार इसे मानने से इनकार करती है तो उन्हें संसद में जवाब देना होगा, राइट? बिल्कुल, उन्हें संसद में इसके लिए बहुत ही ठोस और तार्किक कारण देने पड़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो सरकारें इस ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर ही लेती हैं क्योंकि ये राज्यों के साथ भरोसे का एक आधार तय करता है। मैं समझ गया। इसका मतलब है कि ये सलाह होकर भी एक तरह से पत्थर की लकीर बन जाती है। हाँ। तो चलिए अब सीधा उस मुख्य सवाल पर आते हैं जो इस पूरे दस्तावेज की जान है। हाँ, पैसों का बंटवारा। एकदम सही। मतलब केंद्र सरकार देश भर से जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या जीएसटी इकट्ठा करती है, वो राज्यों तक पहुंचता कैसे है? इस पूरी प्रक्रिया को अर्थशास्त्र की भाषा में ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण या वर्टिकल डिवोल्यूशन कहा जाता है। वर्टिकल डिवोल्यूशन। ठीक है। इसे समझने के लिए हमें डिविजिबल पूल का कॉन्सेप्ट समझना होगा। आप इसे ऐसे मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी बाल्टी है जिसमें देश का सारा मुख्य टैक्स जमा होता है। अच्छा, बाल्टी वाली एनालॉजी। हाँ, तो 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि इस टैक्स वाली बाल्टी में से 41% हिस्सा सीधे राज्यों को दे दिया जाए। 41% राज्यों को मिलेगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है 15वें वित्त आयोग में भी तो ये आंकड़ा 41% ही था ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी 41% राज्यों का और बाकी का 59% केंद्र के पास रहेगा। बिल्कुल, और उस 59% में से भी 1% विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रखा जाता है। लेकिन इस पूरे टैक्स की बाल्टी वाले कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ा कैच है जिस पर अक्सर आम चर्चाओं में ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, वो कैच क्या है? वो है उपकर और अधिभार, यानी सेस और सरचार्ज। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर राज्यों और केंद्र के बीच तनाव पैदा करता है। वो कैसे? नियम ये है कि जो पैसा केंद्र सरकार सेस या सरचार्ज के नाम पर वसूलती है वो इस डिविजिबल पूल वाली बाल्टी में जाता ही नहीं है। अरे बाप रे, यहीं पर कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर मैं इसे एक संयुक्त परिवार की एनालॉजी से जोड़ूं, जहां मुखिया अपनी आय का एक हिस्सा 41% बाकी सदस्यों में बांटता है, लेकिन बोनस का सारा पैसा वो पहले अपनी जेब में रख लेता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। या फिर पिज्जा का बंटवारा मान ले। राज्यों को 41% तो मिलेगा, लेकिन पिज्जा बांटने से पहले ही केंद्र ने उस पर लगी सारी पेपरोनी और एक्स्ट्रा चीज अपने लिए निकाल कर अलग रख ली है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सेस और सरचार्ज पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है, उसे राज्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ता। और इसीलिए राज्यों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि अगर केंद्र टैक्स बढ़ाने के बजाय नए नए सेस लगाती रहेगी तो राज्यों के हिस्से में आने वाला पैसा अपने आप कम हो जाएगा। ये तो वाकई एक बड़ी समस्या है। बहरहाल जो पैसा बाल्टी में आया उसका 41% तो राज्यों को मिल गया, लेकिन असल चुनौती तो अब शुरू होती है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, क्योंकि जब 41% हिस्सा राज्यों के पास आ गया तो अब वो देश के अलग अलग राज्यों के बीच कैसे बंटेगा? हर राज्य की स्थिति तो अलग है ना।
कोई राज्य क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है तो किसी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कोई राज्य जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। इस्तेमाल होता है उसे क्षैतिज हस्तांतरण या हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। इस बार 16वें वित्त आयोग ने इसे तय करने के लिए 6 पैरामीटर्स सेट किए हैं और ये केवल एक लिस्ट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी सोच है। तो वो पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा पैरामीटर है आय से दूरी या इनकम डिस्टेंस। इसे सबसे ज्यादा यानी 42.5% का भारी भरकम वेटेज मिला है। 42.5% केवल एक पैरामीटर को, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? ये आय से दूरी काम कैसे करती है? देखिए, इसे आप एक समानता लाने वाले टूल की तरह देख सकते हैं। ये मापता है कि देश के सबसे अमीर राज्य की तुलना में कोई दूसरा राज्य कितना गरीब है। अच्छा। जो राज्य जितना ज्यादा गरीब होगा उसकी आय से दूरी उतनी ही ज्यादा होगी और इस फॉर्मूले के तहत उसे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। इसका सीधा सा उद्देश्य उन राज्यों को वित्तीय ताकत देना है जो विकास में पिछड़ गए हैं। ठीक है, ये तो समानता की बात हो गई। मैं हमारे नोट्स में बाकी के पैरामीटर्स भी देख रहा हूँ। जनसंख्या को 17.5% वेटेज दिया गया है और क्षेत्रफल यानी एरिया को 10% दिया गया है। ये समझ में आता है क्योंकि अगर किसी राज्य में ज्यादा लोग हैं और वो बहुत बड़ा है तो वहां प्रशासन चलाने में ज्यादा खर्च आएगा। साथ ही वन क्षेत्र या फॉरेस्ट कवर को भी 10% मिला है। हाँ, वन क्षेत्र को 10% देना पर्यावरण के नजरिए से बहुत अहम कदम है। अगर कोई राज्य अपने जंगलों को बचाकर रखता है तो इसका मतलब है कि वो उस जमीन पर फैक्ट्रियां या शहर नहीं बसा रहा है। बिल्कुल, वो पर्यावरण के लिए अपने आर्थिक विकास का कुछ हिस्सा कुर्बान कर रहा है। एकदम सही, इसलिए उसे इसकी भरपाई के रूप में ये वेटेज दिया जाता है। ये एक बहुत ही तार्किक कारण है। लेकिन इन सब के बीच जब मैं 15वें वित्त आयोग के पुराने फॉर्मूले से इसकी तुलना करता हूँ तो मुझे एक बड़ा बदलाव दिखता है। वो क्या? पिछले आयोग में टैक्स एफर्ट नाम का एक पैरामीटर हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से गायब है। इसे क्यों हटा दिया गया? मतलब क्या राज्यों को बेहतर तरीके से टैक्स वसूलने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए? आपकी नजर बहुत पैनी है। टैक्स एफर्ट को सच में इस बार पूरी तरह हटा दिया गया है। एग्जाम के नजरिए से भी ये याद रखने वाली बात है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसकी भरपाई एक नए पैरामीटर से की गई है। अच्छा, वो नया पैरामीटर क्या है? पहली बार फॉर्मूले में जीडीपी में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को जोड़ा गया है और इसे 10% का मजबूत वेटेज दिया गया है। अरे वाह, जीडीपी में योगदान को 10% वेटेज, ये तो गेम चेंजर लग रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो राज्य देश के अर्थव्यवस्था में ज्यादा कमाई करके दे रहे हैं उन्हें अब फॉर्मूले में एक सीधा वित्तीय फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही जरूरी बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ आय से दूरी वाला 42.5% गरीब राज्यों की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये जीडीपी वाला 10% उन राज्यों को इनाम दे रहा है जो आर्थिक रूप से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को असल दुनिया के चश्मे से देखें ना, तो ये कागजों पर जितना संतुलित लगता है, हकीकत में इसने एक बहुत ही जटिल विवाद को जन्म दे दिया है। हाँ, उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद। एकदम सही। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के अपने अपने बेहद मजबूत तर्क हैं। हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल डेटा के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद खड़ा क्यों हुआ। ये बहुत ही निष्पक्ष नजरिया है। अगर हम इस फॉर्मूले के नतीजों को देखें तो हम समझ सकते हैं कि दक्षिणी राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इतने नाराज क्यों हैं। उनकी क्या शिकायत है? उनका तर्क है कि उन्होंने दशकों से जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है। उन्होंने अपनी जीडीपी बढ़ाई है, लेकिन उन्हें इस कुल डिविजिबल पूल का केवल लगभग 17% हिस्सा ही मिल रहा है। ओहो, केवल 17%? हाँ, उन्हें लगता है कि उन्हें उनके अच्छे प्रदर्शन की सजा मिल रही है। और ये बात डेटा से भी साफ होती है। देखिए, एक और पैरामीटर है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जिसे 10% वेटेज मिला है। ये उन राज्यों को इनाम देने के लिए रखा गया है जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है। लेकिन समस्या यह है कि फॉर्मूले में जनसंख्या का 17.5% और आय से दूरी का 42.5%, इनका कुल वेटेज इतना ज्यादा है कि बेचारे उस डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का फायदा दब सा जाता है। आपने बिल्कुल सही आंकलन किया। अब अगर हम तराजू के दूसरे पलड़े को देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े उत्तरी राज्यों का नजरिया आता है। उनका क्या पक्ष है? इन राज्यों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है और ऐतिहासिक रूप से यहाँ गरीबी भी ज्यादा रही है। तो जब फॉर्मूले में इन चीजों को रखा जाता है तो यूपी और बिहार जैसे राज्यों को कुल हिस्से का लगभग 27% मिल जाता है। 27%? मतलब दक्षिणी राज्यों के 17% के मुकाबले काफी ज्यादा। हाँ, पर उत्तरी राज्यों का तर्क ये होता है कि प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा के हिसाब से उन्हें अभी भी बहुत कम पैसा मिल रहा है। ये बात भी है, उनके पास ज्यादा लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे के लिए ज्यादा पैसों की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। तो ये तो एक तरह से किसी कॉर्पोरेट कंपनी के बोनस पूल जैसा हो गया, जहां टॉप परफॉर्मिंग टीम्स को लगता है कि यार हमारे हिस्से का बोनस उन विभागों को दिया जा रहा है जो संघर्ष कर रहे हैं। सही कहा।
जबकि कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि भाई अगर कमजोर विभागों को पैसा नहीं दिया गया तो पूरी कंपनी ही डूब जाएगी। तो क्या आयोग के लिए जरूरतमंद राज्यों की मदद करने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को इनाम देने के बीच संतुलन बनाना लगभग असंभव काम नहीं है? ये वाकई एक जीरो सम गेम है। अगर एक राज्य को ज्यादा मिलता है तो दूसरे का हिस्सा गणितीय रूप से कम होना तय है। वित्त आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। इसीलिए इस बार वो जीडीपी में योगदान वाला पैरामीटर जोड़ा गया ताकि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को कुछ हद तक दूर किया जा सके। ये तो एक बहुत ही बारीक रस्सी पर चलने जैसा काम है। अब मान लेते हैं कि इस फॉर्मूले के बाद किसी राज्य को लगता है कि उसे कम पैसा मिला है, तो क्या राज्य सरकारें बस अपनी मर्जी से ज्यादा उधार ले सकती हैं या केंद्र से कुछ एक्स्ट्रा मदद मांग सकती हैं? यहीं पर 16वें वित्त आयोग का एक और बहुत बड़ा पहलू सामने आता है और वो है वित्तीय अनुशासन यानी फिस्कल प्रूडेंस। अच्छा, इसमें क्या बदलाव हुआ है? इस मामले में आयोग ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। सबसे बड़ा झटका तो उन राज्यों के लिए है जो अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए केंद्र की मदद पर निर्भर थे। क्यों, क्या हुआ? आयोग ने राजस्व खाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। पूरी तरह से समाप्त मतलब एलिमिनेट कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। मतलब जो एक तरह का सेफ्टी नेट राज्यों के पास था उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब राज्य ये नहीं कह सकते कि उनके पास डे टू डे खर्चे के लिए पैसे नहीं है, इसलिए केंद्र उन्हें अलग से ग्रांट दे दे। बिल्कुल सही। अब उन्हें अपना खर्च खुद मैनेज करना होगा। इसके अलावा उधार लेने की सीमा पर भी बहुत सख्त राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य तय किए गए हैं। वो लक्ष्य क्या है? केंद्र सरकार को 2030-31 तक अपना राजकोषीय घाटा 3.5% पर लाना होगा और राज्यों के लिए ये नेट बोरोइंग लिमिट सख्ती से 3% तय कर दी गई है। 3%? क्या इसमें कोई छूट है? हाँ, कुछ विशेष शर्तों के तहत उन्हें 0.5% की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, लेकिन बुनियादी सीमा 3% ही रहेगी। जब उधारी की सीमा इतनी सख्त हो जाती है ना, तो सरकारें अक्सर शॉर्टकट ढूंढने लगती हैं। और हमारे सोर्स नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र है, ऑफ बजट उधारी का। हाँ, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति के आधिकारिक क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। अब वो अपने बैंक को ये नहीं दिखाना चाहता कि वो कर्ज में डूबा है, तो वो क्या करता है कि अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के नाम पर लोन ले लेता है और पैसे खुद इस्तेमाल करता है ताकि उसका अपने हिसाब किताब बिल्कुल साफ दिखे। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। राज्य सरकारें बिल्कुल यही कर रही थी। अच्छा, हाँ, कैसे? जब उनके आधिकारिक बजट की लिमिट खत्म हो जाती थी तो वे सीधे बाजार से उधार नहीं लेते थे। इसके बजाय वे अपनी ही संस्थाओं जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के माध्यम से कर्ज उठा लेते थे ताकि वो कर्ज उनके आधिकारिक राज्य बजट में ना दिखे। क्या चालाकी है। बिल्कुल, लेकिन वित्त आयोग ने इस छिपी हुई उधारी का बहुत कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग का साफ आदेश है कि इसे तुरंत रोका जाए और जो भी कर्ज लिया जा रहा है उसे बजट में स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। पारदर्शिता सबसे ऊपर है। अब अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, राजस्व घाटा अनुदान खत्म हो गया, उधार लेने की सीमा 3% पर फिक्स हो गई और ऑफ बजट उधारी का जो पिछला दरवाजा था वो भी बंद कर दिया गया, तो सवाल ये उठता है कि जब पैसा सीमित है और उधार लेने के रास्ते भी बंद है तो सरकारें अपना खर्च कहां और कैसे कम करेंगी? देखिए, जब पैसा सीमित होता है तो सबसे पहले उन खर्चों पर कैंची चलती है जो आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होते, और यही बात आती है सब्सिडी के युक्तिकरण की। सब्सिडी का युक्तिकरण थोड़ा आसान भाषा में बताइए। मतलब संसाधनों की बर्बादी रोकने के लिए आयोग ने स्पष्ट कहा है कि यूनिवर्सल सब्सिडी यानी बिना किसी भेदभाव के सबको मुफ्त सुविधाएं देने का मॉडल अब नहीं चल सकता। मतलब ये कि अमीर और गरीब दोनों को मुफ्त बिजली या मुफ्त पानी देना अब तर्कसंगत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आयोग ने लक्षित सब्सिडी या टारगेटेड सब्सिडी पर जोर दिया है। इसका मतलब है कि सब्सिडी केवल उन वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। तो क्या इसका मतलब है कि बिना डेटा के चलने वाली योजनाओं के दिन अब लद गए? बिल्कुल सही समझे आप। और ये बात केंद्र प्रायोजित योजनाओं यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर भी लागू होती है। वो जो CSS स्कीम्स होती है? हाँ, वर्तमान में अलग अलग विभागों में 80 से अधिक ऐसी योजनाएं चल रही हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि अब इन योजनाओं का कड़ा मूल्यांकन होगा। किस आधार पर? बिना रियल टाइम डेटा और स्पष्ट आउटपुट की कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो जवाबदेही की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए, हमने केंद्र की बात कर ली, राज्यों के बजट और उनके फॉर्मूले को समझ लिया, लेकिन अब हम सत्ता के उस स्तर पर आते हैं जो सीधे हमारे घरों के सबसे करीब हैं। हाँ, ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं। बिल्कुल, जो पंचायतें हमारी नालियां साफ करवाती हैं, मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगवाती हैं, और यहाँ स्थिति सचमुच दिलचस्प हो जाती है। ये इस पूरे आयोग के सबसे परिवर्तनकारी सिफारिशों में से एक है। होता क्या है कि राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग यानी SFC का गठन समय पर नहीं करती हैं। और जब SFC का गठन नहीं होता तो उसका सीधा असर उन बेचारी पंचायतों और नगर पालिकाओं के फंड पर पड़ता होगा। बिल्कुल,
अभी तक नियम ये था कि स्थानीय निकायों को पैसा एसएफसी की सिफारिश पर ही मिलेगा। अब अगर राज्य सरकार एसएफसी बनाएगी ही नहीं तो पैसा वहीं का वहीं अटका रहेगा। ये तो एक तरह से राज्य सरकारों के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था, जिससे वो स्थानीय स्तर का फंड कंट्रोल करते थे। एकदम सही। और इसी रिमोट कंट्रोल को तोड़ने के लिए 16वें वित्त आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वो क्या है? उन्होंने संविधान के आर्टिकल 283B और C में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? हाँ, इसमें इस शर्त को ही हटाने की बात कही गई है कि पैसा एसएफसी की सिफारिश पर मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर राज्य सरकारें देरी भी करती हैं ना, तो भी स्थानीय निकायों का फंड नहीं रुकेगा। अरे वाह, ये तो गेम चेंजर है। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। इन स्थानीय निकायों को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के अनुदान मिलने वाले हैं। 8 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसका ढांचा कैसे काम करेगा? इसका ढांचा भी बहुत सोच समझकर बनाया गया है। इसमें से 80% हिस्सा बेसिक ग्रांट के रूप में होगा, जिसमें से आधा बिना शर्तों के और आधा शर्तों के साथ होगा। ठीक है, 80% बेसिक हो गया, और बाकी का 20%? वो सबसे दिलचस्प है। बाकी का 20% परफॉर्मेंस ग्रांट है, जो सीधे तौर पर इन निकायों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। प्रदर्शन मतलब वो इसे साबित कैसे करेंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? इसके लिए उन्हें बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी काम करने होंगे। जैसे क्या पंचायत ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड डिजिटल कर दिए हैं? क्या साफ सफाई का कोई पारदर्शी सिस्टम बनाया है? अच्छा, जो इन पैमानों पर खरे उतरेंगे उन्हीं ये एक्स्ट्रा 20% मिलेगा। ये तो बहुत ही शानदार इंसेंटिव मॉडल है। बिल्कुल। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे यहाँ एक बहुत ही आम मिथक को भी तोड़ना है, जो अक्सर MCQs या डिबेट्स में आ जाता है। कौन सा मिथक? कई जगह ये कहा जाता है कि 16वें वित्त आयोग ने सेक्टर विशिष्ट या सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दी है। हमारे नोट्स बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ये जानकारी पूरी तरह गलत है। आयोग ने सेक्टर विशिष्ट ग्रांट को हटा दिया है। हाँ, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब पूरा फोकस केवल बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट पर है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। 16वां वित्त आयोग केवल कुछ अकाउंटेंट्स का समूह नहीं है जो सिर्फ पैसों का प्रतिशत तय कर रहा है। ये वास्तव में देश की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन लाने का एक बहुत ही सख्त ब्लूप्रिंट है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि अब हवा में योजनाएं नहीं बन सकती और बिना डेटा के सब्सिडी नहीं बांटी जा सकती। और सबसे बड़ी बात, ये दस्तावेज सीधे तौर पर यह तय करेगा कि आने वाले 5 सालों में हमारे शहरों का विकास कैसे होगा और हमारी सरकारों पर कितना कर्ज होगा। बिल्कुल। लेकिन आज के इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। ये बात सीधे तौर पर तो इन आंकड़ों में नहीं लिखी है, लेकिन इन्हीं से प्रेरित है। अगर हम इस प्रस्तावित संविधान संशोधन को ध्यान से देखें, जहां पंचायतों और नगर पालिकाओं को राज्य सरकारों के हस्तक्षेप के बिना सीधे फंड मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। हाँ, वो आर्टिकल 283B और C वाला संशोधन। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि अगर सच में ऐसा हो जाता है तो क्या हम भारत में राजनीतिक सत्ता का असली केंद्र खिसकते हुए देखेंगे? मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण? बिल्कुल। क्या ये ताकत राज्य की राजधानियों से खिसक कर सीधे हमारे स्थानीय मोहल्लों और गांवों के हाथ में चली जाएगी? क्या ये सच्चे लोकतंत्र की दिशा में हमारा अगला बड़ा कदम होगा? ये एक सोचने वाली बात है। ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। सत्ता का ये विकेंद्रीकरण हमारे राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से बदल सकता है। खैर, ये सोचने वाली बात है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। बिल्कुल। सीखते रहिए और इस ब्लूप्रिंट को अपने आसपास जमीन पर उतरते हुए देखते रहिए। शुक्रिया।